हे क्लास, होप यू आर डूइंग वेल। सो जैसे कि आप लोग जानते हैं बेटा, हमारा रैपिड रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम लोग फिजिक्स के हर एक चैप्टर को एक ग्लेंस में कंप्लीटली विद इन 30 मिनट रिवाइज कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे बेटा वेव ऑप्टिक्स के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट स्टार्ट करेंगे। और मैं बता दूं बेटा, जो भी हम लोग आज पढ़ेंगे, ये पूरा जो पीडीएफ मिलेगा आपको, ये आपको अपने हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। क्लियर है? तो बिना टाइम वेस्ट स्टार्ट करेंगे बेटा। सबसे पहले हम बात करेंगे जो अच्छा एक चीज और, कि ये जो फॉर्मूला सीट है बेटा, कुछ बच्चों को अभी चैप्टर आपका ये न्यूमेरिकल ओरिएंटेड है और साथ में कॉन्सेप्चुअल भी है। ठीक, डेरिवेशन नाम मात्र के हैं, दो डेरिवेशन है, उन्हीं में से कोई एक आएगा, बाकी सब सिलेबस से कट है। तो दो ही डेरिवेशन आपको समझना है, बाकी न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो इसके लिए आप अपना फॉर्मुला शीट पहले से रेडी कर लो बेटा। ये मैंने फॉर्मुला शीट बना रखा है आप लोगों के लिए, जिन्होंने नहीं बनाया बेटा वो बना लेना। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा वेवफ्रंट्स के बारे में। तो हम लोग ना आज बेसिकली लाइट की बात करें। लाइट बेसिकली दो नेचर शो करता है, एग्जिबिट करता है, रेडिस पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो हम लोग इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर के बारे में बात करेंगे, लाइट के। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट का डेफिनेशन और वेव फ्रंट ड्रॉ करने के लिए एग्जाम में आता है। ठीक है, तो वेव फ्रंट होता क्या है बेसिकली बेटा, आप लोगों को पहले से पता होगा कि जब जो पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं, उन पार्टिकल को ज्वाइन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है बेटा, एक वेव फ्रंट मिलता है ना। प्रैक्टिकली सोचो कि ये एक सोर्स है, इस सोर्स से लाइट वेव्स निकल रहे हैं बेटा। तो जो भी लाइट वेव्स सेम फेज से वाइब्रेट कर रहे हैं, उन जैसे मान लेते हैं ये पार्टिकल्स है, ये सेम फेज से वाइब्रेट कर रहे हैं, इनको प्रैक्टिकली ज्वाइन कर दो तो क्या मिलेगा आपको, एक वेव फ्रंट मिलेगा। 3D में मेरे लिए फिगर बनना मुश्किल है, आप ये यहाँ समझो कि यहाँ पार्टिकल है, तो यहाँ से लाइट वेव से निकल रहे हैं, यहाँ से वेव से निकल रहा है, यहाँ से वेव से निकल रहा है, ऊपर भी निकल रहा है, नीचे भी निकल रहा है। इन वेव्स में जो भी पार्टिकल सेम फेज पे हैं कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद, उन सभी को ऐसे ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको बेटा, एक वेव फ्रंट मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, हम नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा वेव फ्रंट्स। तो वेव फ्रंट्स एग्जाम में प्लॉट करने के लिए आता है, ड्रॉ करने के लिए आता है, सॉरी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेरिकल वेव फ्रंट के बारे में। तो स्पेरिकल वेव फ्रंट के लिए आपको ध्यान समझना है कि जो सोर्स होना चाहिए वो पॉइंट सोर्स होना चाहिए। पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल वेवफ्रंट्स निकलता है। तो ये हमारा पॉइंट सोर्स है बेटा। इस पॉइंट सोर्स से देखो वेवफ्रंट्स निकल रहे हैं। लेट्स से टी सेकंड बाद यहाँ पे जो पार्टिकल है, 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 इन सभी पार्टिकल्स का फेज सेम है, सेम फेज से वाइब्रेट कर रहे हो, है ना। लेट्स से 2 सेकंड बाद ये सारे पार्टिकल का फेज सेम है, तो इनको हम ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा प्रैक्टिकली। जो 3D में सोचो एक स्फीयर है ये, है ना, 3D में सोचो एक स्फीयर है वो। ठीक, ये सर्कल नहीं दिख रहा आपको, ऐसा दिख रहा है, स्फीयर है। ठीक है, आ रहा समझ नहीं आ रहा? तो स्फेरिकल वेवफ्रंट्स मिलेगा हमको, पॉइंट सोर्स होगा, एग्जाम में प्लॉट करने के लिए कर लेना। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे इस बारे में बेटा सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट के लिए ध्यान रखना बेटा आपको, सोर्स कैसा होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए आपका लीनियर सोर्स, है ना, लीनियर सोर्स। ठीक है, अच्छा उससे पहले एक चीज और समझो, रे। ये वेवफ्रंट है, इस वेवफ्रंट से ना रेज निकल रही है, देखो ये आपको दिख रहा है लाइन स्ट्रेट जा रही है, ये रे होता है। तो ये रेज निकलते हैं ना बेटा वेवफ्रंट्स के, हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट के बारे में। सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट के लिए बेटा आपका लीनियर सोर्स होना चाहिए। मान लो कि ये हमारा एक ट्यूबलाइट है ना, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, एक ट्यूबलाइट है, लीनियर सोर्स है। इस लीनियर सोर्स से जो वेवफ्रंट्स निकलेंगे ना, ऐसे स्फेरिकल, ऐसे ऐसे, है ना, सिलेंड्रिकल शेप में, सिलेंड्रिकल शेप से उसमें से बाहर निकलेंगे। आ रहा समझ? तो ये हमारे एरोज है, मतलब रेज है हमारे, जो कि वेवफ्रंट्स के परपेंडिकुलर है। तो एग्जाम में अगर लीनियर सोर्स के लिए वेवफ्रंट ड्रॉ करने के लिए आएगा तो आपको ये करना है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे इस बारे में बेटा प्लेन वेवफ्रंट। जब सोर्स इन्फिनिटी पे रखा हो, सोर्स कहां रखा गया हो, सोर्स रखा गया हो इनफाइनाइट पे। तो इनफाइनाइट पे जब सोर्स रखा गया हो, तब वहां से जो लाइट रेज आएंगी वो पैरेलल आएंगी। ठीक, तो ये रहा हमारा प्लेन वेवफ्रंट, पहला वेवफ्रंट, फिर दूसरा वेवफ्रंट, फिर तीसरा वेवफ्रंट। तो ये हमारे पैरेलल वेवफ्रंट्स होंगे, है ना, पैरेलल प्लेन वेवफ्रंट्स होंगे, जब लाइट का सोर्स कहां रखा होगा बेटा, इनफिनिटी पे रखा गया हो। तीनों आएगा, एग्जाम में ड्रॉ कर लोगे। साथ साथ में बता दूं बेटा कुछ और वेवफ्रंट्स जो एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए आते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा है प्रिज्म। प्रिज्म से बेटा लेट से लाइट रेज से पैरेलल आ रहे हैं। ठीक है, जब पैरेलल आ रहे हैं तो कैसा वेवफ्रंट बनेगा बेटा, पैरेलल प्लेन वेवफ्रंट बनेगा। भाई अभी समझाया मैंने आपको, जब लाइट रेज पैरेलल आएंगी तो वेव फ्रंट कैसा बनता है, प्लेन पे वेव फ्रंट बन रहा है। तो ये प्लेन वेव फ्रंट बन रहा है। अब जब ये वेव फ्रंट इस सरफेस पे टकराएगा, क्योंकि लाइट रेज का अपना पाथ चेंज करेगा ना, तो लाइट रेज अपना पाथ चेंज कर रहा है, तो वेव फ्रंट भी क्या होगा, हल्का सा टिल्ट हो जाएगा, ऐसा मुड़ते हुए आगे जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा, ये हमारे पास कॉनकेव का कॉनकेव मिरर का वेव फ्रंट दे रखा है। देखो लाइट रेज यहाँ पे रखा, मतलब लाइट रेज पैरेलल आ रही है, तो वेव फ्रंट्स पैरेलल होंगी, तो ये प्लेन वेव फ्रंट्स है, ये प्लेन वेव फ्रंट्स है ना, बनाया नहीं गया, ये प्लेन वेव फ्रंट्स। तो ये वेव प्लेन वेव फ्रंट जब आएंगी तो क्या होगा बेटा, इससे टकरा के कन्वर्ज होंगी। भाई कॉनकेव मिरर में लाइट टकरा के कन्वर्ज होती है और वो फोकस से मीट करती हैं। तो जैसे ही ये फोकस से मीट करेंगे तो क्या होगा भाई, ये पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करेगा ना, क्योंकि सारे लाइट कहाँ आ गया, एक पॉइंट पे आ गया। तो पॉइंट सोर्स से वेव फ्रंट्स कैसे निकलते हैं, ये समझा था बेटा, पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट्स निकलते हैं, ऐसे बाहर निकलते हैं। क्लियर है? तो ये रहा, ये एक वेव फ्रंट बना दिया है स्फेरिकल वेव फ्रंट, जो कि रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कहलाएगा। आ रहा है समझ? ग्रेट, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेंस के बारे में। सेम ये लेंस का कॉन्सेप्ट है, लाइट जैसे आ रहे थे बेटा तो प्लेन वेव फ्रंट बन रहा था, कन्वर्ज होकर एक पॉइंट मिल गए,
तो ये पॉइंट सोर्स इंटरेक्ट करेगा और पॉइंट सोर्स से वेवफ्रंट बाहर निकलते हैं तो ये वेवफ्रंट बाहर निकलेगा ऐसे ऐसे। तो ये हमारा हुआ रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट, ये था हमारा इंसिडेंट वेवफ्रंट। एग्जाम में ये वेवफ्रंट्स ड्रॉ करने के लिए आएंगे, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर, प्रिज्म या इनफाइनाइट सोर्स या सिलेंड्रिकल मतलब लीनियर सोर्स या पॉइंट सोर्स। ये 2 नंबर आपके यहाँ से पक्के हैं, ये समझ लो, ठीक है। तो आपको एक रेडी रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा हाइगन्स प्रिंसिपल, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, स्टेटमेंट एग्जाम में आता है। हाइगन्स के दोनों प्रिंसिपल को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हाइगन्स क्या कहते हैं बेटा, सबसे पहले बात कि अगर कोई सोर्स है, कोई भी सोर्स है हमारे पास, इस सोर्स का जो प्राइमरी वेवफ्रंट होगा, मतलब जो भी पहला आप वेवफ्रंट बनाओगे, उस प्राइमरी वेवफ्रंट का हर एक पॉइंट एक्ट करेगा एज अ फेयर सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। मतलब कि इस प्राइमरी वेवफ्रंट का जो हर एक पॉइंट होगा वो एक नए सोर्स की तरह एक्ट करेगा। मतलब अगर ये सोर्स है ना तो ये खुद एक नए सोर्स बन जाएंगे। क्लियर है? तो प्राइमरी वेवफ्रंट का हर एक पॉइंट क्या करेगा, एक्ट करेगा एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस इन ऑल डायरेक्शन, है ना, जिसको हम लोग सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। मतलब कि इस प्राइमरी वेवफ्रंट का ना हर एक पॉइंट एक फ्रेश सोर्स हो जाएगा। मतलब इससे भी वेवफ्रंट्स निकलेंगे बाहर, सोचो, इससे वेवफ्रंट्स निकलेंगे, इससे वेवफ्रंट्स निकलेंगे, इससे वेवफ्रंट्स निकलेंगे, ऐसी वेवफ्रंट्स निकलते चले जाएंगे हर एक सोर्स से। आ रहा, समझ नहीं आ रहा? तो प्राइमरी वेवफ्रंट का हर एक पॉइंट क्या करेगा, एक्ट करेगा एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। और सेकंड पॉइंट हमसे कहता है कि अगर मैं इन सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, तो आप समझो कि ये लाइन हमारा क्या है, मतलब ये जो बनाया हम लोगों ने, ये हमारा प्राइमरी वेवफ्रंट है ना, क्या बेटा हमारा ये प्राइमरी वेव फ्रंट, ठीक है। प्राइमरी वेवफ्रंट को, ठीक है, अगर मैं टेंजेंशियल ज्वाइन कर दूं, सॉरी, प्राइमरी वेवफ्रंट से जो प्राइमरी वेवफ्रंट का हर एक पॉइंट कैसे बिहेव करेगा बेटा, एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। इन सेकेंडरी डिस्टर्बेंस को ना हम सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है, सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। अब इन सेकेंडरी वेवलेट्स को अगर मैं टेंजेंशियली ज्वाइन कर दूं, ऐसे ज्वाइन कर दूं, ऐसे ज्वाइन कर दूं टेंजेंशियली, तो ये हमारा कहलाएगा सेकेंडरी वेवफ्रंट। तो सेकेंडरी वेवफ्रंट ऐसे बनता है, ठीक है बेटा। क्या होगा, ये बनेगा हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक है। तो सेकेंडरी वेवफ्रंट कैसे बना, समझ में आया? ये सोर्स है, इस सोर्स से पहला वेवफ्रंट बनेगा। जैसे ही इस सोर्स से पहला वेवफ्रंट बना, इस पहले वेवफ्रंट का हर एक पॉइंट कैसे बिहेव करेगा, एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। वो खुद एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा, मतलब उससे भी क्या निकलेंगे, वेवफ्रंट्स निकलेंगे। और उन वेवफ्रंट्स को, जिसको हम सेकेंडरी वेवलेट्स कह रहे हैं, इनको टेंजेंशियली ज्वाइन करने पे इस सोर्स का सेकेंडरी वेवफ्रंट मिलेगा। आया समझ? इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बेटा, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कर लेंगे अच्छे से। अब बाकी मैं बता दूं बेटा कि ये जो पीडीएफ होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां ज्वाइन करो अपने टेलीग्राम चैनल और पूरा पीडीएफ फ्री में एक्सेस पाओ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा हाइगन्स प्रिंसिपल का यूज करके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ करना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है, जो कि हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे बेटा, ये प्लेन मिरर है हमारे पास, ये लाइट रेज ऐसे कुछ आ रहे हैं, ठीक है। तो जहां लाइट रे मिरर से टकरा रहा है, ये वाला पॉइंट, यहीं पे हम बना देंगे अपना प्राइमरी वेवफ्रंट, जो कि हमारा होगा इंसिडेंट वेवफ्रंट। तो ये वेवफ्रंट यहाँ आके टकरा रहा है बेटा, हमारा हुआ प्राइमरी वेवफ्रंट, है ना। क्या हुआ बेटा हमारे, कि हुआ ए बी, हमारा हुआ प्राइमरी वेवफ्रंट, नहीं लिखा है ए बी, क्या है, प्राइमरी वेवफ्रंट। अब इस प्राइमरी वेवफ्रंट का हर एक पॉइंट कैसे बिहेव करेगा, ये एक्ट करेगा एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, वही लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब सुनो, जहां पर लाइट आके टकराएगा वहां पर नॉर्मल बनेगा बेटा, एक ये नॉर्मल बनेगा। तो अगर ये नॉर्मल है तो ये क्या होगा, ये हमारा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अच्छा तो बेटा ये आई है ना, तो ये भी आई होगा, ठीक है, ये मैंने पढ़ा रखा जब तब बताया था। ये 90 माइनस आई है, ये तो ये पूरा 90 है, तो आई हो जाएगा। डायरेक्टली याद रख लो, बेटर है, क्योंकि 30 मिनट में आप सोच रहे हो कि सब कुछ एक्सप्लेन करना है तो पॉसिबल नहीं है। तो ये डायरेक्ट याद रख लो, ये आई है तो ये भी आई होगा, क्लियर है। अब ये टकरा के लाइट रेस तो ऐसे चली गई, है ना। अब सेकेंडरी वेवफ्रंट कहां बनेगा, सेकेंडरी वेवफ्रंट कहां बनता है बेटा, जब प्राइमरी वेवफ्रंट का जो सेकेंडरी वेवलेट्स ड्रॉ करेंगे ना, उनको टेंजेंशियली ज्वाइन करेंगे, तब सेकेंडरी वेवफ्रंट बनेगा। तो प्राइमरी वेवफ्रंट का एक पॉइंट मैंने ए ले लिया और एक पॉइंट मैंने क्या ले लिया, बी ले लिया। अब बी पॉइंट का जो सेकेंडरी वेवफ्रंट है वो कहां बन रहा है, देखो समझो, बी पॉइंट का जो सेकेंडरी वेवफ्रंट है वो यहां बन रहा है, कुछ इस ए पॉइंट पे बन रहा है, ए डैश पे, ये मतलब सॉरी, बी पॉइंट का जो सेकेंडरी वेवलेट है, देखो एक स्फीयर बनेगा ना, तो एक स्फीयर बनेगा, तो वो स्फीयर ऐसे जाके कहीं ना कहीं यहाँ से हो रहा है, ये सेकेंडरी वेवफ्रंट, सॉरी सेकेंडरी वेवलेट से। इस ए पॉइंट का भी सेकेंडरी वेवलेट होगा, तो इस ए पॉइंट का भी सेकेंडरी वेवलेट्स होगा। देखो एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे तो इस ए पॉइंट का सेकेंडरी वेवलेट्स यहाँ दिख रहा है, आर्क, ये वाला आर्क दिख रहा होगा मे भी आप लोगों को, मैं ब्लैक से करता हूँ फिर भी, है ना, ये एक आर्क दिख रहा होगा आपको, ये वाला आर्क, ठीक है। ये हमारा क्या है बेटा, सेकेंडरी वेवलेट है। और आपको एक चीज और याद रखना है बेटा, कि जब दो सोर्स से लाइट निकल रहा है या कोई सोर्स से लाइट निकल रहा है, प्राइमरी वेवफ्रंट बन गया, तो इस प्राइमरी वेवफ्रंट से वेव्स जितना दूर जाएंगे ना टी टाइम पे, सेकेंडरी वेवफ्रंट जब बनता है तो इक्वल टाइम पे बनता है, टाइम उसके लिए सेम होना चाहिए, अलग अलग टाइम पे नहीं बनेगा, ठीक है। तो टाइम प्राइमरी वेवफ्रंट बनने के बाद प्राइमरी वेवफ्रंट से जो सेकेंडरी वेवलेट्स बनेंगे, वो सेकेंडरी वेवलेट्स कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, वो इक्वल टाइम पे ही करेंगे।
तो इक्वल टाइम के बाद ही आप इसको ज्वाइन करोगे तो सेकेंडरी वेवलेट्स मिलेगा, सॉरी सेकेंडरी वेव फ्रंट मिलेगा, इसको ध्यान रखेंगे आप। तो प्राइमरी वेव फ्रंट जब बनेगा उसके सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेगा ना जब, तो सेकेंडरी वेवलेट्स का टाइम सेम होना चाहिए, ठीक है, भले ही वो डिस्टेंस सेम ट्रेवल करे अलग करे, उसको मैं अभी समझाऊंगा रिफ्लेक्शन में। तो अभी समझो कि इस ए पॉइंट का सेकेंडरी वेवलेट यहाँ पहुंच गया है, इस ए पॉइंट का बी डैश पे, और इस बी पॉइंट का इस ए डैश पे पहुंच गया, ठीक है, और दोनों टी टाइम पे पहुंचे, मतलब एकदम एग्जैक्टली टी टाइम लग गया है। तो टी टाइम बाद क्या होगा, जब दोनों का हमारा इन दोनों का क्या हो गया, इसका सेकेंडरी वेवलेट्स हमने ये ड्रॉ किया, इसका सेकेंडरी वेवलेट्स ये ड्रॉ किया, यहाँ पर ऐसा होगा, तो इनको टेंजेंशियल ज्वाइन करेंगे, ये टेंजेंशियल ज्वाइन कर दिया, तो ये बन गया सेकेंडरी वेव फ्रंट, क्लियर है, तो ये सेकेंडरी वेव फ्रंट बन गया। अब जहां पर लाइट इंसिडेंट होगा वहां नॉर्मल बनेगा, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रहे ना, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर हो गया, अगर ये आर है ना बेटा तो ये एंगल भी आर होगा, वही सेम 90 माइनस करके, अब डायरेक्टली याद कर लो बेटर रहेगा, ये आर है तो ये भी आर हो गया, क्लियर। अब सुनना बेटा जरा, ये हमारा हुआ ए डैश बी डैश क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, और मैंने यहाँ लिखा नहीं है इस चीज को, तो आप लिख लेना बेटा, जो ए डैश बी डैश क्या है बेटा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, लिख लोगे ना बेटा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। अब सुनो, अभी बताओ कि बेटा टी टाइम बाद यहाँ से वेवलेट्स को यहाँ तक पहुंचना है, जो वेवलेट्स यहाँ से यहाँ तक आया टी टाइम पे, वही वेवलेट्स यहाँ से यहाँ तक गया होगा टी टाइम पे, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा बेटा बताओ ना, ए डैश बी डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, और लाइट की स्पीड एयर में सी मान लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो डिस्टेंस हो गया सी, ठीक, और टाइम कितना है टी, तो जो बी ए डैश या ए बी डैश है, सॉरी पहले यहाँ बी ए डैश, ठीक है, बी ए डैश मतलब कि ये वाला डिस्टेंस, स्पीड हमारा सी हो गया, टाइम हमारा टी हो गया, ये डिस्टेंस मिल गया। सिमिलरली ये डिस्टेंस निकालेंगे स्पीड इनटू टाइम, स्पीड सी और टाइम कितना है बेटा, यहाँ से यहाँ तक जाने में ये लगा, तो ये भी सी टी है और ये भी सी टी है, आगे समझ। अब मैं दिखाऊंगा दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, कौन कौन से ट्रायंगल बेटा ध्यान समझना, दो ट्रायंगल ये है मेरे पास, ये ट्रायंगल है, ठीक है, और एक मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूँ, इन दोनों ट्रायंगल को हम दिखाएंगे अब कॉन्ग्रुएंट, कैसे दिखाएंगे बेटा समझो, ये एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पर ये रे से वेव फ्रंट तो परपेंडिकुलर होते हैं ना, स्टार्टिंग बताया था मैंने आपको, ये एंगल भी कितना डिग्री बेटा 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब देखो ये ए डैश जो है वो इस ट्रायंगल का भी पार्ट है, और जो ए डैश है वो इस ट्रायंगल का भी पार्ट है, तो ये ए डैश जो है कॉमन है बेटा दोनों ट्रायंगल में, तो ए डैश कॉमन हो गया, ये रहा ए डैश कॉमन है, और एंगल बी बी डैश दोनों 90 डिग्री के हैं, और तीसरा हमने ये जो डिस्टेंस निकाला है ना बी ए डैश और ए बी डैश, दोनों डिस्टेंस तो बराबर है, क्योंकि दोनों ही डिस्टेंस सी टी आया ना, दोनों बराबर है, तो कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लगेगी बेटा, राइट एंगल के सामने वाला साइड हाइपोटेनियस, और ये हुआ एक साइड आर एच एस से दोनों ट्रायंगल हुए कॉन्ग्रुएंट, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए आर एच एस से, तो हम सीपीसीडी से कह सकते हैं बेटा इस ट्रायंगल का एंगल कहाँ गया, इस ट्रायंगल का एंगल सॉरी हाँ इस ट्रायंगल का एंगल आर ये वाला पूरा, और इस ट्रायंगल का एंगल आई, तो समझो बता रहा हूं, इस ट्रायंगल का इस वाले ट्रायंगल का एंगल आई और इस वाले ट्रायंगल का एंगल आर, सीपीसीडी से बराबर हो गया, ये हमें प्रूफ करना था, क्लियर है। तो अगर आ गया हो तो ठीक है बेटा, नहीं आया तो बैक करो, देखो यहाँ पे भी नहीं आ रहा तो कहीं और प्लेटफॉर्म में जाओ, लेकिन चीजों को समझो, ठीक है, वो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। दो ही डेरिवेशन है बेटा, या तो ये आएगा तो इसके बाद वाला आएगा, ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा स्नेल्स लॉ का यूज, सॉरी स्नेल्स लॉ का वेरिफिकेशन, ठीक है, बाय यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। स्नेल्स लॉ है क्या बेसिकली बेटा, स्नेल्स लॉ सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, जो हमें कहता है कि साइन आई और साइन आर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, है ना, इसी को हम करने वाले हैं प्रूफ। तो ये देखो बेटा लेट्स से ये दो मीडियम है, एक डेंसर मीडियम और एक रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड v2 है बेटा, रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है v1 है। अब ये लाइट रेस कहाँ से कहाँ आ रहे हैं बेटा, रेयर से कहाँ जा रहे हैं, डेंसर जा रहे हैं, तो आपको पता है कि जब लाइट रे डेंसर से रेयर जाता है तो नॉर्मल से, और सॉरी रेयर से डेंसर आ रहा है, तो रेयर से डेंसर आएगा तो नॉर्मल की तरफ बेंट होगा ना, क्योंकि लाइट की स्पीड चेंज हो रहा है, ऊपर लाइट की स्पीड v1 है, नीचे लाइट की स्पीड v2 है, तो नॉर्मल की तरफ बेंट हो रहे हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। आप इसको वेव फ्रंट्स के टर्म में समझेंगे, तो जहां लाइट टकराएगा बेटा वहां नॉर्मल बना, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आई होगा तो ये भी आई होगा, वही सेम केस याद रख लो, बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, तो ये आई है तो ये आई हो गया। अब सुनो, जहां लाइट टकराएगा ना सरफेस से, वहां पर हम अपना प्राइमरी इंसिडेंट वेव फ्रंट बना देंगे, तो हमने ये बना दिया इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी, क्लियर है। अब इंसिडेंट वेव फ्रंट के बाद मैंने बताया आपको, लेट्स से सेकेंडरी वेव फ्रंट्स, मतलब प्राइमरी वेव फ्रंट का जो ये वाला बी पॉइंट था प्राइमरी वेव फ्रंट का, इसका सेकेंडरी वेवलेट्स बनेगा, ये टी टाइम पे इसका सेकेंडरी वेवलेट्स यहाँ चला गया कहीं, इस बी पॉइंट का सेकेंडरी वेवलेट कहाँ चला गया बेटा, इस पॉइंट पे चला गया, क्लियर है। अब सुनो, तो इस ए पॉइंट का जो सेकेंडरी वेवलेट होगा उतने ही टाइम पे इसको भी आगे जाना है, क्योंकि सेकेंडरी वेव फ्रंट सेम टाइम के बाद बनता है ना, तो मान लो कि 3 सेकंड बाद यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो 3 सेकंड बाद ये वाला लाइट भी आगे जाएगा कहीं, अभी ना उसका सेकेंडरी वेवलेट बनेगा, क्योंकि यहाँ लाइट की स्पीड ज्यादा है तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, यहाँ लाइट की स्पीड उतनी ज्यादा तो है नहीं बेटा,
अंदर लाइट की स्पीड क्या है, कम है, तो ये डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगा, ठीक, तो ये ज्यादा आगे नहीं जा पाएगा। इसका सेकेंडरी वेव ब्रेड्थ इस पॉइंट का ये बना। इनको टेंजेंशियली ज्वाइन किया हमने, तो क्या बन गया बेटा, ये बन गया हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो सेकेंडरी वेव फ्रंट बन गया बेटा, क्लियर है। तो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, सॉरी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, मैंने यहाँ लिखा नहीं है। तो जो आपका ए डैश बी डैश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, क्लियर है। तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गया आपका। अब सुनो, तो ये आर हो गया हमारा, देखो ये आर कैसे हुआ, ये नॉर्मल हुआ ना बेटा, जहां लाइट टकराएगा वहां नॉर्मल बनेगा, ये नॉर्मल है हमारा। नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड रे होता है उसका एंगल आर हुआ, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ, इसको छोटा हुआ आर, ये आर होगा ना बेटा, तो ये भी आर ही हो जाएगा डायरेक्टली आर, उसको वही बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, मैंने बार बार बता रहा हूँ क्या आर हो गया, क्लियर है। अब सुनो करना क्या है, तो ये बताओ पहले तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, ए वन ए डैश बी, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, बाहर स्पीड है v2 और टाइम है t, सॉरी बाहर स्पीड है v1, v1 इंटू टी, तो डिस्टेंस हो गया v1 इंटू टी, तो यहाँ कहने के लिखा बी ए डैश v1 t लिख दिया। सिमिलरली अब हम बात करेंगे किस बारे में, ये वाला डिस्टेंस ए बी डैश, ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड हमारा v2 है और टाइम कितना है t है, तो v2 t, तो बी ए डैश आ गया, ए बी डैश आ गया। अब हम प्रूफ करने वाले हैं बेटा स्नेल्स लॉ, जो कि होता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। पहले साइन आई निकालते हैं फिर साइन आर निकालेंगे। साइन आई देखो ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, वाला ऊपर वाला ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल में लगाओ साइन आई, तो बेटा इस ऊपर वाले ट्रायंगल में साइन थीटा, ये एंगल 90 डिग्री है। साइन थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर हो गया बी ए डैश, हो गया, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज हो गया ए डैश ए, तो इसका मतलब कि एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ठीक है, मतलब कि ए बी हो गया, ए डैश बी हो गया परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो गया बेटा, बेस हो गया सॉरी हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हो गया 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो कि है ए डैश, ए डैश, ये आ गया हमारे पास साइन आई बेटा, डाउट तो नहीं है, साइन आई आ गया। अब किसी बारी, अब साइन आर की बारी है, ठीक है, यहाँ पे रेज हो गया थोड़ा सा, मैं लिख देता हूँ ये भी, और साइन आर की बात करेंगे, ठीक है। साइन आर कितना हो जाएगा, तो साइन आर कितना हो जाएगा, ध्यान समझना, साइन आर क्या हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देखो आर एंगल ये रहा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आर एंगल ये रहा, परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा, एंगल के सामने वाला साइड जो कि है ए बी डैश, ए बी डैश, ठीक है, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री यहाँ पे है ना बेटा, तो हाइपोटेन्यूज सामने वाला हो गया ए डैश, तो ए, क्लियर है बेटा। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या हुआ बेटा, ये हमारा हुआ साइन आर। अब साइन आई और साइन आर का रेशियो निकालना है, तो दोनों को डिवाइड कर दो, साइन आई अपॉन साइन आर कर देते हैं। साइन आई की वैल्यू कितनी है, ए डैश बी अपॉन ए डैश, साइन आर की वैल्यू है ए बी डैश अपॉन ए डैश, ए डैश कट गया बेटा, ए डैश बी अपॉन में ए बी डैश बचा, तो ए डैश बी हमारा क्या है, ए डैश बी क्या है हमारा, ए डैश बी क्या है v1t है, तो ए डैश बी जगह पर v1t लिखा है, और ए बी डैश क्या लिख सकते हैं बेटा, ए बी डैश हमारा v2t है, तो यहाँ पर रखा v2t, तो t से t कट गया v1 by v2, और ऊपर वेलोसिटी कांस्टेंट है, नीचे वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, और दोनों कांस्टेंट का रेशियो क्या आता है, कांस्टेंट ही आता है, तो जो साइन आई अपॉन साइन आर आया वो कांस्टेंट आ गया, इसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला भी होता है ना, जहां से लाइट की आ रहा है उसकी स्पीड डिवाइड बाय जहां लाइट जा रहा है उसकी स्पीड, तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही फॉर्मूला है ना, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हमारा था सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल, आया समझ। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। देखो बेटा सुपरपोजिशन होता क्या है, बेसिकली जब दो वेव्स कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे जाके एक दूसरे को मीट करते हैं ना बेटा, तो इसको हम बोलते हैं सुपर इंपोज करना, है ना, सुपरपोज करना। तो जब दो वेव्स कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे मीट करते हैं ना, एक नया वेव्स प्रोड्यूस होता है, एक नया वेव्स क्रिएट होता है, इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। इसको आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर दो वेव्स है ना, दिख रहा है आपको बेटा, ये y1 वेव एक और दूसरा वेव क्या है बेटा y2 है, ये नीचे वाला जस्ट, ये दो वेव्स है ना। जब ये दो वेव्स एक दूसरे को सुपर इंपोज करेंगे तो नया तीसरा वेव बन रहा है, जो कि इन दोनों का वेक्टर सम होगा, जो कि y1 और y2 का क्या होगा, वेक्टर सम होगा, ये होगा थर्ड वेव। अब इसको समझो जरा, यहाँ एक पार्टिकल है मान लो, तो जो ये वेव है उस वेव के पास कुछ एनर्जी होगी, तो ये वेव इसको यहाँ तक ले जाना चाह रहा है, इस पॉइंट तक ले जाना, जबकि इसके जस्ट ऊपर वाला जो वेव है ना, इस पार्टिकल को यहाँ ले जाना चाह रहा है। तो ये पार्टिकल जाएगा कहाँ, बेसिकली रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो इन दोनों का एनर्जी का सम हो जाएगा ना, तो वो जाएगा कहीं और ऊपर, ठीक है। अब इसी को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन बेटा बेसिकली दो तरीके के होंगे, एक होगा कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, एक होगा डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन क्या होता है बेसिकली बेटा, कि जब दो वेव्स सेम फेज पे हो, देखो पहला y1 और y2 दोनों सेम फेज पे तो ऊपर और नीचे जा रहे हैं, जब दो वेव्स सेम फेज पे होंगे और वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरफेरेंस करते हैं ना, तो एक नया वेव बनता है विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, जिसका एम्पलीट्यूड और ज्यादा बढ़ जाता है, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या सॉरी कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। क्लियर है। अब सुनो,
जो दो वेव्स बने ना, ये y1 है और ये y2 है, तो दोनों वेव्स का जो नया एम्पलीट्यूड होगा उसके लिए एक फॉर्मूला है, दैट इज अंडर रूट में इस पहले वाले का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a1a2 cos फाई। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या है पता है ना बेटा आपको, एम्पलीट्यूड ये होता है, ये वाला जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्लियर है? तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, पार्टिकल का इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे, सॉरी कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कहेंगे, इंटरफेरेंस अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अब सुनो, एक होता है हमारा डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, है ना। डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन क्या होता है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमने क्या देखा बेटा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ गया पार्टिकल का, है ना। अब डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, बेसिकली एक वेव बेटा y1 है जो कि ये ऊपर वाला है, ठीक, और एक वेव y2 है जो नीचे वाला है। देखो ये y1 थोड़ा सा ज्यादा ऊपर है, ये y2 थोड़ा सा कम नीचे है, मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल है, यहाँ पे जो पार्टिकल ये वाला पार्टिकल, तो ये वेव तो इसको इस पॉइंट तक ले जाना चाह रहा है, इस पॉइंट तक, है ना। और जबकि ये वाला वेव इसको नीचे ले जाना चाह रहा है, यहाँ तक ले जाना चाह रहा है, इस पॉइंट तक ले जाना चाह रहा है। फिर जाएगा कहाँ भाई, ये ज्यादा ऊपर खींच रहा है ना और ये कम नीचे खींच रहा है, तो पार्टिकल जाएगा तो ऊपर, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट उसका कम हो गया। ठीक, जब दो वेव्स अपोजिट फेज में होते हैं ना बेटा, अपोजिट फेज में होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सॉरी डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, जिसका एम्पलीट्यूड हमेशा क्या होता है बेटा, कम हो जाता है। वहीं मैं बात करूं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या सॉरी कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, इसका जो एम्पलीट्यूड होता है बेटा हमेशा क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज होता है, क्योंकि दोनों सेम फेज पे होते हैं। आ गया समझ? तो एम्पलीट्यूड डिपेंड कर रहा है फेज के ऊपर, अगर फेज सेम हुआ तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, फेज कम हुआ तो एम्पलीट्यूड घट जाएगा। आगे बात करेंगे बेटा, देखो डेरिवेशन तो कोई है नहीं आपके एग्जाम में, बस वही दो डेरिवेशन थे, बाकी तो सारे फॉर्मूले याद रखो, वही काम आएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस सबसे पहले आपको इसे समझना है कि कोहेरेंट सोर्स क्या होता है बेसिकली। तो कोहेरेंट सोर्स क्या होता है बेसिकली बेटा, दो सोर्सेज को हम कोहेरेंट कब कहेंगे, जैसे S1 सोर्स एक है और एक हमारा क्या है बेटा S2 सोर्स है, तो ये दो सोर्स कोहेरेंट कब कहलाएंगे बेटा, जब इन दोनों सोर्स से जो लाइट वेव्स निकल रही हैं उन लाइट वेव्स का फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ सेम हो, जब उनका फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम हो, और या तो वो दोनों वेव्स सेम फेज पे हो, सेम फेज मतलब सेम फेज होंगे, या तो अगर फेज डिफरेंस है तो वो कांस्टेंट होगा, वो फेज डिफरेंस बार बार चेंज नहीं हो रहा होगा। तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस या सेम फेज और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम जब होता है तब दो सोर्सेस क्या कहलाते हैं बेटा, कोहेरेंट सोर्स कहलाते हैं। और इंटरफेरेंस के लिए कोहेरेंट होना जरूरी है। जब दो कोहेरेंट सोर्स से लाइट वेव्स निकल रहे हैं और वो लाइट वेव्स कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा, सुपर इंपोज करेंगे। जब दो कोहेरेंट सोर्स से लाइट वेव्स निकल रही हैं और वो कहीं ना कहीं सुपर इंपोज करेंगे ना, तो एनर्जी जो लाइट का होगा वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब यहाँ से लाइट एनर्जी जा रहा है, यहाँ से लाइट एनर्जी जा रहा है, तो हम देखते हैं जब इंटरफेरेंस होगा ना ये एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब कि कहीं आपको ना ऐसे ब्राइट लाइट मिलेगा और कहीं डार्क लाइट मिलेगा, इसको हम यंग्स डबल स्लिट में समझेंगे। तो ये एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक। तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इंटरफेरेंस कहते हैं। तो इंटरफेरेंस क्या होता है, जब कोहेरेंट सोर्सेज से लाइट निकल रहे हो और वो सुपर इंपोज करेंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन मिलेगा और कहीं आपको डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन मिलेगा, क्योंकि जब सुपरपोजिशन होगा तो दो तरीके से होगा। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है बेसिकली बेटा, जब कंस्ट्रक्टिव हो रहा है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ जा रहा है। अब समझो लाइट वाले केस में क्या होगा, लाइट की एक इंटेंसिटी इसकी थोड़ी ज्यादा है, इसकी और ज्यादा है, तो जो कंस्ट्रक्टिव के केस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी तो और बढ़ गया ना, क्योंकि जो इंटेंसिटी होता है ना बेटा वो डिपेंड करता है किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, मतलब जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ गया यहाँ पर तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, तो ज्यादा अच्छा लाइट मिलेगा। तो जहां कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा बेटा, आपको याद रखना है वहां क्या मिलेगा आपको, रिजल्टेंट इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। वहां जहां डिस्ट्रक्टिव मतलब कि अपोजिट फेज में होंगे वहां इंटेंसिटी क्या होगा, एम्पलीट्यूड कम हो रहा है तो इंटेंसिटी घट जाएगी, वहां आपको डार्क लाइट मिलेगा और कहीं आपको ब्राइट लाइट मिलेगा। इसको अभी थोड़ी देर में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो कोहेरेंट सोर्स क्लियर हुआ, इंटरफेरेंस क्लियर हो गया। जब दो कोहेरेंट सोर्स से लाइट निकलेंगी और सुपर इंपोज करेगा तो क्या होगा बेटा, एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसको हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से समझेंगे, जो कि सिर्फ आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, ठीक, और न्यूमेरिकल्स आएंगे, डेरिवेशन नहीं है उसका। अब सुनो बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो कि हमें मैक्सिमम मिलता है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता क्या है बेसिकली, अभी मैंने आपको समझाया भी। कंस्ट्रक्टिव क्या बोलते हैं उसको, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में हमने क्या देखा, ये y1 है इसका एम्पलीट्यूड, ये y1 वेव है, एक और वेव है y2, दूसरा वेव है। तो जो नया वेव बनेगा वो क्या होगा, इन दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा। तो जो रिजल्टेंट वेव होगा वो क्या होगा बेसिकली बेटा, जो रिजल्टेंट वेव होगा उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। ये हमारा हुआ रिजल्टेंट वेव, तो क्या हुआ y1 प्लस y2, हुआ नहीं हुआ, कोई डाउट तो नहीं है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा इसका, बढ़ गया, इंटेंसिटी बढ़ेगी, ब्राइट लाइट मिलेगा, इसलिए हम इसको मैक्सिमा कहते हैं। तो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, मैंने आपको समझाया अभी जस्ट पहले। तो जब प्रोपोर्शनल रहेगा तो कांस्टेंट आएगा, उसको क्या कहते हैं, है ना। इसका बहुत कम यूज है, नीचे वाले जितने फॉर्मूले हैं इनका ज्यादा यूज है, तो इसको ध्यान समझना।
अब जब दो वेव सुपर इंपोज करते हैं तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ठीक है, फाई हमारा क्या है बेटा, दोनों का फेज डिफरेंस। ठीक है, कितने फेज में डिफरेंस होगा, और फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा उनका बताया था, तभी तो इंटरफेरेंस होगा। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये हो गया। अब सुनो बेटा, हम बात करते हैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब होगा। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब होगा, तो एम्पलीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा, cos फाई पे। cos फाई की वैल्यू जब मैक्सिमम हो, देखो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होने के लिए पहली बात तो दोनों का सेम फेज में होना जरूरी है। दोनों का सेम फेज में होना जरूरी है ना, तभी उतना एम्पलीट्यूड और बढ़ेगा। तो सेम फेज में होंगे, और इस cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है बेटा, 1 होता है। तो cos फाई की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, ये 1 हो जाएगा ना, इसको हटाई दो, ये आ गया। दिख रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, ये आ गया। जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा वो इन दोनों के एम्पलीट्यूड का, इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड दोनों का जो सम होगा ना, वो हो जाएगा रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड। आ रहा समझ। इसके बाद हम आगे बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा इसके बारे में, इंटेंसिटी के बारे में। तो देखो बेटा स्क्वायर हटेगा तो रूट चल जाएगा, तो जो एम्पलीट्यूड होगा वो रूट आई1 हो जाएगा। बस यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है ना, रूट आई वन रख दोगे ना, रूट आई1 रूट आई2, तो कुछ ये फॉर्मूला बनेगा। जो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट इंटेंसिटी होता है लाइट का, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा, इंटेंसिटी आई1 प्लस आई2 प्लस 2 आई1 आई2 cos फाई। सेम cos फाई जो होता है फेज डिफरेंस होता है। अब सुनो बेटा कि मैक्सिमम के केस में क्या होगा, आपने अभी समझा इंटेंसिटी बढ़ेगा क्योंकि एम्पलीट्यूड बढ़ गया है, तो cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी ना, क्योंकि हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के केस में क्या होगा, cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम, cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम मतलब कि cos फाई की वैल्यू 1 रख दो। जैसे 1 रखोगे तो ये आएगा रूट आई, इसको लिख सकता हूं बेटा, आई1 को मैं रूट आई1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये 2ab हो जाएगा, तो हम लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी हुआ बेटा, ध्यान रखेंगे इस चीज का। मैक्सिमम इंटेंसिटी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब मिलता है, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, मतलब वहां पे मैक्सिमम मिलेगा। आ रहा है समझ। इसके बाद हम डिस्ट्रक्टिव की बात करेंगे फटाफट बेटा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब हमें मिनिमा मिलेगा। मिनिमा का मतलब क्या होता है बेटा, कम से कम लाइट, और जब फेस क्या हो दोनों का, जब फेस अपोजिट हो। क्लियर है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा बेटा, वही सेम, ये तो फॉर्मूला है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का। मिनिमम के लिए क्या होगा, सबसे कम इंटेंसिटी कब होगी बेटा, अभी सबसे कम इंटेंसिटी बात करेंगे तो cos फाई की सबसे कम वैल्यू, सबसे कम वैल्यू cos फाई क्या होती है बेटा, -1 होता है। तो ये -1 रख देंगे, जैसे माइनस रखोगे ना, ये माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बेटा, स्क्वायर से रूट कट गया, ये बचा। तो ये हुआ मिनिमम इंटेंसिटी का, सॉरी मिनिमम एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है ना। जब सेम फेज में होंगे तब तो एम्पलीट्यूड को जोड़ दो, और जब अपोजिट फेज में होगा तो एम्पलीट्यूड क्या कर देना बेटा, माइनस कर देना। क्योंकि आपको पता है कि जब अपोजिट फेज में होगा तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, घटेगा, ऑब्वियस घटेगा बेटा। ठीक है ना। तो आगे बात करेंगे। तो मैं बात करूं आगे। इसके बाद ये मिनिमम एम्पलीट्यूड हो गया, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया। अब मिनिमम और सॉरी अब इंटेंसिटी बात कर लेंगे। तो जो इंटेंसिटी होगा, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हमारे पास बेटा, अभी हमने समझा था आई1 प्लस आई2 प्लस 2 रूट आई1 आई2 cos फाई। अब ये बताओ कि इंटेंसिटी, तो आपको पता है कि मैक्सिमम के लिए क्या होगा, cos फाई की वैल्यू 1। अब मिनिमम के लिए क्या रखना है बेटा, cos फाई की वैल्यू -1 रखना है, तो यहाँ -1 रख दो। जैसे माइनस रखोगे तो बेटा ये माइनस का आ जाएगा, तो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इंटेंसिटी मिनिमम के लिए ये वाला तरीका है, मैक्सिमम के लिए पीछे समझा दिया। एग्जाम में ना न्यूमेरिकल बनता है इसके ऊपर हमेशा, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो। तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का जो रेशियो होता है वो क्या होता है बेसिकली बेटा, दिस अपॉन दिस। ठीक है, वही मतलब दोनों के क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया। अभी रूट आई1 को a1 लिख सकते हैं, a2 लिख सकते हैं, तो एक फॉर्मूला ये भी बन गया, और ऊपर से अगर a2 कॉमन निकाले काटोगे ना, एक फॉर्मूला ये बन जाएगा। ठीक, इसका भी बहुत ज्यादा यूज होता है नीचे वाले का, और इसका भी बहुत ज्यादा यूज होता है, ये और ये बहुत ज्यादा यूज करना हम लोग को न्यूमेरिकल्स में। आ गया समझ बेटा, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी रेशियो। ग्रेट। अब एक केस बनता है बेटा कि जब दो सोर्स से इंटेंसिटी सेम चले जाए, मतलब कि पहले सोर्स से जितना इंटेंसिटी जा रहा है दूसरे सोर्स से भी उतना ही इंटेंसिटी चला जाए, तो क्या होगा, तो दोनों सोर्स जब इंटेंसिटी सेम होगा ना, उसको आई नॉट मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी वो क्या हो जाएगा बेटा, 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ग्रेट, आगे बढ़ेंगे बेटा। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा किस बारे में, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस क्या होता है, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस में जहां जहां आपको मैक्सिमम आई मिलेगा, मानते हैं यहाँ मैक्सिमम मिल गया और यहाँ मिल गया मिनिमा, फिर मैक्सिमम मिला और फिर मिनिमा, एग्जांपल के बता रहा हूँ बस, ये हमारा मिनिमा है, मैक्सिमा है, मिनिमा है और मैक्सिमा है ना, एग्जांपल के लिए। तो जो मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा ना, उनकी इंटेंसिटी हमेशा सेम रहेगी। ठीक, और फ्रिंज विड्थ भी सेम रहेगा, फ्रिंज विड्थ अभी समझाऊंगा थोड़ी देर बाद। तो जिसकी जितनी इंटेंसिटी इसकी है ना, इक्वल ब्राइटनेस, ब्राइटनेस अगर जहां जहां ब्राइट लाइट मिलेगा सारे इक्वल ब्राइट मिलेंगे, और जहां जहां डार्क मिलेगा ना इक्वल डार्क मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा ब्राइट है कोई कम ब्राइट है, वो सस्टेन्ड नहीं कहलाएगा। सस्टेन्ड के लिए ब्राइटनेस भी बराबर और डार्कनेस भी बराबर इंटेंसिटी के होने चाहिए।
आ गया समझ बेटा? ग्रेट, डेफिनेशन आता है एग्जाम में, बस इसलिए मैंने लिखवाया है, याद कर लेना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो कि हमारा वेव नेचर प्रूफ करता है, इंटरफेरेंस को प्रूफ करता है ये, ठीक है। तो जो इन्होंने क्या करा है बेटा, एक स्लिट लिया है, इस स्लिट के पास इन्होंने एक सोर्स रखा है, लाइट सोर्स, ठीक है। अब लाइट सोर्स के बाद क्या किया बेटा, मान लो कि हमारे पास एक पेपर है अभी थोड़ी देर के लिए, इससे ना 2 स्लिट काटना है। स्लिट समझो क्या होता है, पतले पतले 2 कट मार दो इसमें, है ना, बहुत पतले पतले कट मारना है, 2 मार दिया कट। अब एक कट मारने के बाद ना आपको साइड से देखना है, तो आपको एक कट ऐसा दिखेगा, एक कट ऐसा दिखेगा, तो ये रहा एक S1 जो है ना, ये जो पहला कट आपने मारा होगा ना इधर से, क्योंकि आप इसको साइड से देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, तो ये S1 हो गया और ये S2 हो गया, 2 स्लिट हो गए। अब होगा क्या बेसिकली बेटा, इस सोर्स से जब लाइट जो वेव्स निकलेंगे, है ना, वेव फॉर्म में जो निकलेंगे वेव फ्रंट्स, वो वेव फ्रंट्स जब यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे नए वेव फ्रंट्स बनेंगे ना, क्योंकि यहाँ से मुड़ के क्या होगा बेटा, टकराएंगे जब, तो नए नए वेव फ्रंट्स ऐसे बनते हुए चले जाएंगे। इस सोर्स से भी क्या होगा, मतलब इस स्लिट से भी जब पास होगा तो यहाँ से वेव फ्रंट्स निकलेंगे। तो देखो क्योंकि यहाँ पे सोर्स सेम था, तो यहाँ से जो लाइट वेव्स जा रही थी उनकी फ्रीक्वेंसी सेम थी, ठीक है, वेवलेंथ सेम था। अब यहाँ पे ना ये जब लाइट इन 2 स्लिट से पास हुआ, तो ये दोनों स्लिट्स एक्ट करेंगे कैसे, ये एक्ट करेंगे एज अ कोहेरेंट सोर्स, तो ये 2 कोहेरेंट सोर्स हो जाएंगे। कोहेरेंट सोर्स समझते हो ना, जिनसे जो वेव्स निकलेगा, मतलब यहाँ से जो वेव्स निकल रहा है और यहाँ से जो वेव्स निकल रहा है, उनका क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ सेम है, और या तो दोनों से जो वेव्स निकल रहा है उनका वेव फेज डिफरेंस सेम है, या तो फेज डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है, मतलब फेज सेम है तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट है ना। तो अब क्या होगा बेटा, जो वेव्स यहाँ से निकलेंगे ना, वो वेव्स मिलेंगी, तो देखो ना यहाँ से वेव्स निकल रहा है, यहाँ से वेव्स निकल रहा है, दोनों कहीं ना कहीं मीट कर रहे हैं, मिले, सुपर इंपोज कर रहे हैं। जब दोनों वेव्स सुपर इंपोज करेंगे तो क्या होगा बेटा, कहीं ना कहीं क्या मिलेगा आपको, ब्राइट लाइट मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपको जब सुपर इंपोज होगा तो कहीं कहीं तो आपको क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कहीं कहीं क्या मिलेगा आपको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया ना, तो उन्होंने पैटर्न देखा, क्या, उनको हम फ्रिंजेस कहते हैं। तो उन्होंने देखा सामने कि कहीं तो आपको ब्राइट लाइट मिल रहा है बेटा, और कहीं आपको डार्क लाइट मिल रहा है ना, कहीं कहीं आपको क्या मिल रहा है, बीच में ब्राइट मिला, फिर ऊपर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। तो ये पैटर्न देखने के लिए मिला। जब ये पैटर्न देखा गया ना, तो इन्होंने देखा कि भाई ये वेव नेचर है, ठीक, क्योंकि अगर लाइट वेव नहीं होता, पार्टिकल होता, तो क्या होता, लाइट सीधे आता और यहाँ ग्लो होता, मतलब वो लाइट जहां जहां गिरता तो यहाँ सामने ग्लो होता और ये सामने ग्लो होता। बाकी का रीजन पूरा क्या होना चाहिए था, ब्लैक होना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है कि भाई बीच में तो लाइट है नहीं, बीच में तो ऑब्स्टेकल है ना, लेकिन बीच में तो ब्राइटनेस आ रहा है। ये कैसे आ रहा है बेटा, तो ये वेव नेचर से जब वेव्स इंटरफेरेंस करेंगे तभी पॉसिबल है। आया समझ? तो बाकी इसको मैंने जब पढ़ाया था ना लेक्चर क्लास में, तो डिटेल में समझाया था। अभी आपको रिवीजन करना है तो इतना डिटेल में जाना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझाया है। अब 30 मिनट तो भाई 30 मिनट से मुझे लग रहा है ऊपर ही हो गए होंगे, लेकिन कोई नहीं, आप पढ़ो, कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, इंटरफेरेंस हो गया। अब सुनो, जब कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस हुआ तो फ्रिंजेस सब देखने को मिलना, कहीं ब्राइट कहीं डार्क, कहीं ब्राइट कहीं डार्क। तो ब्राइट कहाँ मिला होगा, जहां कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा। तो जहां जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ वहां ब्राइट मिला। तो सेंटर पे देखा गया ब्राइट मिल रहा है, मतलब सेंटर पे लाइट वेव्स जब सुपर इंपोज हुए होंगे ना, तो क्या हुआ होगा, कंस्ट्रक्टिव सुपर इंपोज हुआ होगा। क्लियर है? वहीं फिर डार्क डिस्ट्रक्टिव, फिर ब्राइट कंस्ट्रक्टिव, फिर डार्क डिस्ट्रक्टिव, इस तरीके से हमने ये चीज ऑब्जर्व किया। अब इसको हमें समझना है कुछ टर्म्स में, ठीक है। पानी पी लेंगे बेटा पहले। ओके, तो आगे बढ़ेंगे। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मिनिमा देगा, सॉरी मैक्सिमा देगा, मैंने अभी समझाया था थोड़ी पहले आपको। अब फेज डिफरेंस क्या होगा, है ना। अब फेज डिफरेंस क्या होता है, फिर पाथ डिफरेंस क्या होता है। फेज डिफरेंस तो आप पढ़ के आ चुके हो पहले से ही। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये पाया गया कि जो फेज डिफरेंस होता है बेटा, वो क्या होता है, 2n पाई, मतलब n की वैल्यू 0 1 2 3 इस तरह से रखते जाओ, तो फेज डिफरेंस क्या मिलेगा बेटा आपको, 2n पाई के टर्म में मिलेगा। मतलब कि आपको मिलेगा तो 0 मिलेगा, या तो 2 पाई, या तो 4 पाई, या तो 6 पाई, n 0 1 2 पुट करते जाओ आपको मिलता जाएगा। ठीक है, ये फेज डिफरेंस हुआ किसमें बेटा, मतलब जो फाई होगा, है ना, जो फेज डिफरेंस होगा। भाई फेज सेम होगा तो बढ़िया है ना, जीरो फेज होगा तो जीरो तो इंक्लूड ही है, जीरो रख दोगे तो जीरो हो जाएगा ना, फेज डिफरेंस जीरो तो चलेगा। अगर फेज डिफरेंस भी तो कांस्टेंट होना चाहिए, वो फेज डिफरेंस कौन कौन सा होना चाहिए, 1 रखोगे तो 2 पाई, 2 रखोगे तो 4 पाई, ऐसे फेज डिफरेंस होने चाहिए। ठीक है, तो ये मिलेगा आपको फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस की बात करेंगे, पाथ डिफरेंस को आप यहाँ समझो ऐसे, आ गया, आगे आओ थोड़ा सा, हाँ यहाँ आओ, यहाँ से लाइट वेव निकला, यहाँ से लाइट वेव निकला, दोनों इंटरफेरेंस कर रहे हैं इस पी पॉइंट पे। जब वो पी पॉइंट पे इंटरफेरेंस करेंगे तो देखो क्या होगा, पाथ डिफरेंस क्या होता है बेसिकली, ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है ना और डिस्टेंस क्या कम है, तो इनके पाथ में कितना डिफरेंस आया, इस वाले डिस्टेंस में से इस वाले डिस्टेंस को माइनस कर दो, मतलब S2 पे से S2P में से S1P को माइनस कर दो। जब S2P में से S1P को माइनस करोगे तो ये हमें क्या मिलेगा बेटा, यहाँ हमें मिलेगा पाथ डिफरेंस। क्लियर है? इसको हम पाथ डिफरेंस कहते हैं। बाकी यहाँ पे अभी आएंगे, थोड़ी देर पहले रुक जाओ, बस थोड़ी देर बाद आ गया।
तो फेज डिफरेंस 2n पाई है किसके लिए, मैक्सिमा के लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और पाथ डिफरेंस होना है n लैम्डा। पाथ डिफरेंस हमेशा किस फॉर्म में मिलेगा बेटा, n लैम्डा के टर्म में मिलेगा। इससे आपने ना क्लास 11th में पढ़ा भी होगा, ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई नहीं, अभी याद रख लो। तो मतलब कि 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा इस तरह से होना चाहिए। तो पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, बस याद रखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा एम्पलीट्यूड, बताया था अभी थोड़ी देर पहले, मैक्सिमम अगर इंटेंसिटी है इसका मतलब क्या है, दोनों का डायरेक्टली सम हो जाएगा। और मिनिमम इंटेंसिटी के लिए क्या होगा, मिनिमम मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ये रहा, मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, क्लियर है। इसके बाद हम बात करेंगे इस बारे में बेटा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव कहां कहां मिलेगा बता दिया अभी जस्ट, जब अपोजिट फेज में होंगे तो उस केस में बेटा क्या होगा, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस दोनों को याद रख लेना बेटा आपको। पाथ डिफरेंस 2n - 1 × पाई है और फेज डिफरेंस है 2n + 1 × λ/2। ठीक है, न्यूमेरिकल्स अगली क्लास में ही करेंगे जस्ट, या हो सके तो मैं आज रात को रिकॉर्डिंग करूं या तो मैं अगले क्लास में लाइव ले लूंगा बच्चों का, ठीक है। अगर आप लोग ज्वाइन करना वरना रिकॉर्डेड वीडियो देखना, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस यहां से मिलेगा आपको, फॉर्मूला ये रहा। मिनिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम इंटेंसिटी पहले पढ़ा चुका हूं, कोई डाउट तो नहीं है। डिस्ट्रक्टिव पे ये केस हुआ। अब आ जाओ बेटा हम बात करेंगे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का कॉन्सेप्ट, यहाँ जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन भी यहीं से आएंगे। अभी मैंने आपको समझाया पाथ डिफरेंस क्या होता है, पाथ डिफरेंस होता है ना H2P - S1P। तो जब इसका डेरिवेशन था जो कि डिलीट है बेटा, है ना, आपको क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट सारे कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं और न्यूमेरिकल से फोकस करना है। तो जो पार्ट डिफरेंस आया ना, इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये आया y/d/d। अब y क्या है और d क्या है और स्मॉल d क्या है, कैपिटल D क्या है, सब समझे, है ना। तो y क्या है बेसिकली बेटा, जहां पे इंटरफेरेंस हुआ ना, जहां पे मीट करे उसका सेंटर से, देखो सेंटर क्या होता है समझना, ये दो स्लिट है, इन दोनों स्लिट का भी बीचों बीच का पार्ट, जो दोनों स्लिट के बीचों बीच वाला पॉइंट है, इसको ज्वाइन करो सामने से, ये हुआ सेंटर हुआ हमारा। इस सेंटर से आपको अभी थोड़ी देर पता ना कि सबसे बीच में क्या मिलेगा, सबसे बीच में आपको सेंट्रल ब्राइट मिलेगा। तो इसको ऐसे बोल सकते हो कि सेंट्रल ब्राइट से किसी हाइट पे, मतलब जो डिस्टेंस पे इंटरफेरेंस हो रहा है ना, उसको हम वाई कहते हैं, ठीक है। मतलब कि जहां पे इंटरफेरेंस हो रहा है उसका सेंटर से कितना डिस्टेंस है, तो वो वाई हो गया। स्मॉल डी क्या है बेटा, स्मॉल डी ये होता है स्लिट, दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस, दोनों स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस था ना, स्लिट विड्थ, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्मॉल डी। कैपिटल डी क्या होता है, इंटरफेरेंस पैटर्न एक स्क्रीन पे मिला हमको, वो स्क्रीन इस स्लिट से कितना डिस्टेंस पे, इसको कैपिटल डी कहते हैं, ठीक है बेटा, ये हो गया, कोई डाउट तो नहीं है। अब सुनो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पार्ट डिफरेंस तो ये हुआ जब हम लोगों ने इसको डेरिवेशन से करा था, अभी करना नहीं है आपको। तो पाथ डिफरेंस हमारा है कंस्ट्रक्टिव के लिए, वो तो n लैम्डा है ना, तो इसका मतलब ये n लैम्डा इसके बराबर हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिव केस में ये पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर होना चाहिए, तो रखा बराबर, तो वही आ गया nd λ/d। मतलब अगर आपको पहला ब्राइट चाहिए, मतलब फर्स्ट ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट तो यहाँ मिल रहा है, फर्स्ट ब्राइट अगर चाहिए, फर्स्ट ब्राइट कहीं ऊपर मिलेगा ना, तो कितना ऊपर मिलेगा, सेंटर से कितना ऊपर मिलेगा फर्स्ट ब्राइट, बस n की जगह रख दो, 1 रख दो। सेकंड ब्राइट चाहिए आपको, सेकंड ब्राइट सेंटर से कितना ऊपर मिल रहा है, n की जगह 2 रख दो। थर्ड ब्राइट कहाँ मिल रहा है, n की जगह पर 3 रख दो। तो ये आपको मिल जाएगा डिस्टेंस सेंटर से कितना ऊपर ब्राइट बन रहा है। आगे समझ, आगे बात करेंगे। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में क्या होगा बेटा, ये जो पार्ट डिफरेंस होगा, ये पार्ट डिफरेंस किस बराबर होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव में तो n लैम्डा था, डिस्ट्रक्टिव के लिए 2n + 1 × λ/2 जो पीछे लिखवाया मैंने, आगे रख दो, ये हो जाएगा y/d के बराबर। डिस्ट्रक्टिव मतलब जहां जहां मिनिमम मिलेगा बेटा, है ना, जब सॉल्व करोगे तो ये आ गया, ठीक। तो फर्स्ट मिनिमम कहाँ मिलेगा, इनकी जगह 1 रख दो, सेंटर से मिनिमम मतलब तो डार्क फ्रिंज, डार्क मिल जाएगा, कहाँ पे मिलेगा। दूसरा सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा, कोई सा मिनिमा चाहिए तो आपको क्या करना है बेटा, इस n की वैल्यू को वहां पुट करते जाओ, मिनिमम मिलता चला जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा फ्रिंज विड्थ के बारे में। फ्रिंज विड्थ होता क्या है समझो, फ्रिंज विड्थ होता है ये जो फ्रिंजेस आपको मिले ना अभी, ये जो फ्रिंजेस मिल रहे हैं, डार्क मिल रहा है फिर ब्राइट मिल रहा है ना, चलो इसको मैं वहीं समझा देता हूँ। देखो सेंटर पे यहाँ पे क्या मिला बेटा, ये हमें मिला, मान लेते हैं यहाँ पर मेरे को डार्क मिल गया, तो ठीक है, नीचे ब्राइट मिल रहा है, ऊपर फिर ब्राइट, फिर ऊपर डार्क। तो प्रैक्टिकली हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया था, यहाँ पर ये फ्रिंजेस की विड्थ सेम है ना, तो ये जो फ्रिंज विड्थ होता है ना, ये चौड़ाई जो होती है फ्रिंजेस की, इसको हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, जो कि होता है बेटा बीटा। बीटा सिंबल है फ्रिंज विड्थ का, याद रखना है, जो कि होता है फॉर्मूला d λ/d। बस डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, इनफ है। आगे समझ, ये तो था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो आगे हम बात करेंगे बेटा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। डिफ्रैक्शन होता क्या है बेसिकली बेटा, आपको समझना है। डिफ्रैक्शन क्या होता है बेसिकली बेटा, कि जब लाइट ना किसी ऑब्स्टेकल से, ठीक, किसी ऑब्स्टेकल के कॉर्नर से टकरा के ना क्या हो रहा हो, डिफ्रैक्ट हो रहा हो, फैल रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसको आप समझो कि एक ऑब्स्टेकल है बेटा, यहाँ से एक सोर्स रखा गया, यहाँ से लाइट निकल रहा है, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिकली क्या ऑब्जर्व होगा स्क्रीन पे, अगर लाइट यहाँ रखा गया तो सामने एक ऑब्स्टेकल से, तो आपको क्या मिलना चाहिए बेटा, बहुत फाइन ऑब्स्टेकल रखा गया है, समझना, ठीक है ना, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत फाइन ऑब्स्टेकल रखा गया है। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे ना कि लाइट आपको ऐसे दिखना चाहिए, लाइट ऐसा गया सामने की तरफ, और यहाँ डार्क दिखना चाहिए, मतलब अंधेरा होना चाहिए, और लाइट ऊपर ऊपर दिखना चाहिए, ऐसे लाइट जा रहा है ऊपर दिखना चाहिए, है ना।
बट ऐसा नहीं मिलता बेटा। आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, यहाँ हमें पैटर्न तक कैसे मिलता है कि बीच में भी आपको लाइट दिखेगा, बीच में भी आपको लाइट ऑब्जर्व होगा। तो ये क्यों हो रहा है बेटा, इसीलिए ये किस क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं बेटा, डिफ्रैक्शन कहते हैं। अब ये होता क्यों है समझो बेटा, कि ये ऑब्स्टेकल है ना, ये ऑब्स्टेकल है और ये लाइट है, और ये जो ऑब्स्टेकल है ना इसका लेंथ बहुत छोटा है ना। जनरली जो वेवलेंथ ऑफ लाइट होता है ना वो सिमिलर होता है इस ऑब्स्टेकल के विड्थ के बराबर। ठीक है, जनरली बहुत फाइन विड्थ हम स्लिट जब रखेंगे हम ऑब्जर्व करेंगे क्या कि लाइट ना यहाँ कॉर्नर पे जाने के बाद ना ये टूट जाता है, ऐसे ये फैल जाता है यहाँ पे। लाइट टकरा है ना कॉर्नर से जाके ना, ये कॉर्नर क्या कर रहा है, ये कॉर्नर से जाके लाइट ऐसे डाइवर्ज हो गया, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, वो स्प्लिट हो रहा है वहां जाके अलग अलग पार्ट्स में। और यहाँ से भी सेम केस हो रहा है, यहाँ से भी ऐसे स्प्लिट स्प्लिट हो रहा है। आ रहा समझ नहीं आ रहा, तो ऐसे फैल रहा है, मतलब यहाँ से बहुत सारे पार्ट्स में फैल रहा है इस तरीके से। तो जनरली हो क्या रहा है कि जब लाइट कॉर्नर्स में जाके टकराते हैं ना बेटा, वो फैल जाते हैं इस तरीके से। ठीक, इस फिनोमेना हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। अब जब लाइट इस तरह से फैल जाएंगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ से भी लाइट गया, मान लेते हैं ये वाला लाइट, और यहाँ से भी लाइट गया ही है। हम ये देखते हैं कि जब ये दो लाइट जाएंगे तो वो क्या करते हैं बेटा, फिर से एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगे। जब ये दोनों लाइट एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगे तो फिर से क्या होगा बेटा, या तो वहां डार्क मिलेगा या तो वहां ब्राइट मिलेगा, क्योंकि भाई लाइट वेव्स का तो सुपरपोजिशन हो रहा है ना बेटा। जब लाइट वेव्स का सुपरपोजिशन होगा तो वहां पे या तो डार्क फ्रिंज मिलेगा या तो ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। तो प्रैक्टिकली हमने देखा कि बीच में बेटा क्या मिल रहा है, ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है। तो इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिफ्रैक्शन। जब कोई ऑब्स्टेकल से, स्मॉल ऑब्स्टेकल से, ठीक है, स्मॉल अपर्चर से पास होता है। इसको आप ऐसे भी समझ लो कि हम अगर सिंगल स्लिट भी रखते हैं, एक सिंगल स्लिट है ना ऐसे, ये बहुत ज्यादा छोटा सा स्पेस रख रखा है, तो हम ये भी देखते हैं बेटा, यहाँ जब यहाँ से लाइट पास करेंगे ना तो लाइट गया यहाँ से, जब लाइट टकराएगा ना यहाँ से बेटा, यहाँ से ये क्या करेगा, ऐसे कॉर्नर से बेंड हो जाएगा। मतलब सिर्फ एक रे नहीं, ऐसे ऐसे बेंड हो जाएंगे बहुत सारे पार्ट में। बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये कॉर्नर से जाके बेंड हुआ। अब बेंड होने के बाद जो क्या होगा बेटा, वो कहीं ना कहीं जाके इंटरफेरेंस करेंगे बाद में, तो वहां पर या तो कंस्ट्रक्टिव होगा या तो डिस्ट्रक्टिव होगा। तो इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। नेसेसरी कंडीशन होता है बेटा कि जो स्लिट, ये जो विड्थ होता है ना, ये जो आपको चौड़ाई दिख रहा है ना, विड्थ दिख रहा है, स्लिट विड्थ, या जो ऑब्स्टेकल्स होता है इसका अपर्चर, ये लमसम ना इस लाइट के वेवलेंथ के आसपास होंगे, तभी आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। आप सोच रहे हो कि अगर साइज थोड़ा ज्यादा है, ठीक, तो आपको डिफ्रैक्शन नहीं मिलेगा। अभी समझ लो, इसको मैं ना अभी क्वेश्चन सीरीज में ना अच्छे खासे क्वेश्चन करवाऊंगा, तो वहां पे और बेटर समझ में भी आएगा चीजों के बारे में। ठीक है, तो लाइट का वेवलेंथ जनरली क्या होना चाहिए, इस अपर्चर या इस स्लिट विड्थ के आसपास होना चाहिए, उससे थोड़ा बहुत कम होना चाहिए, ज्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ज्यादा होगा तो क्या होगा बेटा, डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको विजिबल नहीं होगा। आया समझ, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिफ्रैक्शन कहते हैं। अब इसके लिए ना बेटा एक एक्सपेरिमेंट हुआ है बेटा, ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा क्या, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ना, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सिंगल स्लिट में क्या किया गया बेटा, एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक सोर्स है, सोर्स से लाइट निकला, कॉन्वेक्स से ऐसा गया, और सामने पता मैंने क्या रख दिया है, सामने मैंने रख दिया है बहुत कम अपर्चर का, क्या बहुत कम अपर्चर का ऑब्स्टेकल रख दिया है। अगर ये नहीं होता तो क्या होता, समझो ये ऑब्स्टेकल नहीं होता तो लाइट सीधा आता, ऐसा कन्वर्ज होता, दूसरा लेंस यहाँ रखा हुआ है, लाइट गया, इस लेंस से कन्वर्ज हुआ, ऑब्जेक्ट ये रहा इमेज बनता है, यहाँ पर बनता, मतलब लाइट वहां पे मीट होता। बट क्योंकि मैंने ऑब्स्टेकल रख दिया तो पता क्या होगा बेटा, ऑब्स्टेकल के इंट्रोड्यूस करने से लाइट कॉर्नर में जाके बेंड हो जाएगा। तो जैसी लाइट देखो कॉर्नर पे गया, इस कॉर्नर पे जाके टकराया, और देखो ये लाइन ऐसे दिख रहा है आपको, ये वाली और ये भी दिख रहा है, ये कॉर्नर से बेंड हुए हैं। कॉर्नर से कितने एंगल पे बेंड हुए बेटा, लेट्स से ये कितने एंगल पे बेंड हुए, थीटा एंगल पे लिखा हुआ है, थीटा एंगल पे कॉर्नर से बेंड हो गए। ठीक, डायग्राम वगैरह कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, ये सब आता नहीं एग्जाम में, क्वेश्चंस आएंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल आएंगे, वही आपको सिर्फ समझना है, सब कुछ लिखा हुआ है, बस समझो चीजों को। ठीक, तो यहाँ पर फिर से कन्वर्स लेंस है, कन्वर्स हो जाएगा और फाइनली यहाँ मीट कर जाएगा। आ रहा समझ नहीं आ रहा, तो ये ऑब्स्टेकल से बेंट हुए नहीं हुए, और उसके बाद जाके जब ये गए तो सुपर इम्पोज भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो वहां या तो डार्क मिलेगा तो ब्राइट मिलेगा। तो लाइट का इस पाथ अपने पाथ से चेंज हो जाना है ना, डेविएट हो जाना, ठीक, किसी कॉर्नर से, साफ कॉर्नर से इंसिडेंट होने के बाद, इसी को तो हम क्या कहते हैं बेटा, इसी को तो हम कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब सुनो, इसके बाद हम बात करेंगे पाथ डिफरेंस। ठीक है, अब पाथ डिफरेंस क्या होगा, सेम, अब वहां ब्राइट मिलेगा या तो डार्क मिलेगा, ब्राइट मिलेगा तो कितना डिस्टेंस मिलेगा, डिस्टेंस निकालना है। ठीक, ये सब चीजों को समझना है अपन लोगों को। तो पाथ डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे बेटा, देखो ये वाला यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो, परपेंडिकुलर डालने के बाद क्या होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो बराबर हो जाएंगे, ये डिस्टेंस फालतू निकल के आएगा, बी से लेकर एन तक का डिस्टेंस, ये हमारा पाथ का डिफरेंस हो रहा है इनका, तो पाथ डिफरेंस बी एन हुआ। जब इसको डिराइव किया गया ना बेटा, तो पाया गया ए sin थीटा के बराबर है, थीटा जिस एंगल से वो मुड़ा था अपने पाथ से ना, उसको हम थीटा कहते हैं बेटा। तो ए क्या है, ए हमारा ये स्लिट विड्थ है ना, जो भी स्लिट है सिंगल स्लिट, इसकी जो विड्थ है इसको ए से डिनोट किया गया, यहाँ लिखा हुआ है ए, आ रहा समझ, तो ये ए sin थीटा के बराबर होगा। अब सुनो, फॉर मिनिमा पाथ डिफरेंस एन लैम्डा होता है। देखो सिंगल स्लिट में याद रखना है भाई, डेरिवेशन तो है नहीं, आप कॉन्सेप्ट को समझो, सिंगल स्लिट में जो पाथ डिफरेंस होता है वो एन लैम्डा होता है। वहीं डबल स्लिट में पाथ डिफरेंस मैक्सिमा के लिए क्या था, मिनिमा के लिए, यहाँ पे मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस एन लैम्डा है, और सिंगल डबल स्लिट में
मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस एन लेमडा था। तो ये डिफरेंस है, इसमें कंफ्यूज मत होना, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस क्या है, एन लेमडा है। तो ये एन लेमडा किसके बराबर हो जाएगा बेटा, जो भी पार्ट डिफरेंस आया ए साइन थीटा के बराबर। जैसे रखेंगे एक को उधर भेजो, साइन थीटा क्या आ गया, एन लेमडा बाई ए। इस साइन थीटा को ना थीटा भी लिख सकते हैं, और इसको हम लोग थीटा भी लिख सकते हैं। थीटा या साइन थीटा किसके बराबर है, एन लेमडा बाई ए के बराबर है। क्लियर है। तो थीटा क्या है वैसा, बेसिकली बेटा एंगुलर स्प्रेड है ना, कितना एंगल वो अपने पाथ से डेविएट हुआ, उसके लिए आपको ये रखना है। अगर आपको फर्स्ट डार्क फर्स्ट मिनिमा है ना, ये तो मिनिमा के लिए क्या है, फर्स्ट मिनिमा निकालना है ना। तो फर्स्ट मिनिमा के लिए क्या करना पड़ेगा, एन की जगह 1 रख दो। तो फर्स्ट मिनिमा कितने एंगल पे आपको डेविएट होकर मिल रहा है ना, वो आपको एंगल बता देगा। ये डिस्टेंस वाला फॉर्मुला नहीं है, डिस्टेंस वाला फॉर्मुला यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट मिनिमा के लिए, ये रहा। क्लियर है। फर्स्ट मिनिमा अगर मान लेते हैं यहाँ फर्स्ट मिनिमा मिल रहा है, तो कितने एंगल मुड़ के मिल रहा है ना, ये हमारा फर्स्ट मिनिमा हो गया। दूसरा केस थीटा हो गया साइन थीटा और एन लेमडा बाई ए। अब ना y इज इक्वल टू एन डी लेमडा बाई ए क्या है, अभी समझो कि अगर मान लेते मिनिमा मिल रहा है कहीं, तो फर्स्ट मिनिमा, अच्छा मिनिमा में भी याद रखना फर्स्ट और सेकंड नहीं, आपको ना हमेशा याद रखना है कि ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा कहलाता है, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। अब सुनो यहाँ पे ना ये वर्ड का खेल होता है, फर्स्ट मिनिमा को फर्स्ट मिनिमा नहीं कहते, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा कहते हैं, और सेकंड सेकेंडरी मिनिमा कहेंगे फिर, है ना। सेकेंडरी वर्ड हमेशा यूज होगा, थर्ड सेकेंडरी मिनिमा कहेंगे, है ना, याद रखना। थर्ड मिनिमा को थर्ड मिनिमा ना बोलते हुए थर्ड सेकेंडरी मिनिमा कह देंगे, बस इतना याद रखना। क्लियर है बेटा। अब अगर वो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा है, मतलब फर्स्ट मिनिमा है, तो सेंटर से सेंटर में ब्राइट मिल रहा है ना, वो कितना हाइट पे मिल रहा है, कितना ऊपर जाके मिल रहा है, ठीक है, कितना ऊपर मिल रहा है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ये डिस्टेंस, ठीक है, निकालना पड़ेगा। और ये डिस्टेंस किसके बराबर आ गया बेटा, ये डिस्टेंस के बराबर आ गया, इसलिए फॉर्मूला है एन डी लेमडा बाई ए। तो अगर आपको फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा चाहिए, एन की जगह 1 रखो, सेकंड सेकेंडरी मिनिमा चाहिए, एन की जगह 2 रख दो। क्लियर है, ये फॉर्मूला में जाएगा, तो डाउट तो नहीं बेटा। वहीं मैं बात करूं बेटा डार्क के बारे में, सॉरी ब्राइट के बारे में। फॉर मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा के लिए जो पार्ट डिफरेंस बी एन पाया गया, वो पाया गया क्या होता है, 2n + 1 × लेमडा बाई 2, जस्ट उसका उल्टा। ठीक, सिंगल स्लिट में पार्ट डिफरेंस ये हुआ। अब इन दोनों को बराबर रखेंगे जब, तो पाया हम लोगों ने ए sin थीटा इक्वल टू ये रख दो ना, ए नीचे भेज दो, 2n + 1 × लेमडा बाई 2a। इसको थीटा भी लिख सकते हैं बेटा, थीटा या sin थीटा। मैक्सिमा अगर कहीं मिल रहा है, ठीक, सेम मैक्सिमा के केस में भी यही होगा। फर्स्ट देखो सेंटर पर तो हमेशा क्या मिल रहा है, सेंटर पर हमेशा सेंट्रल मैक्सिमा मिल रहा है, उसको सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं। अब जो फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगा ना, उसको फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा कहेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, याद रहेगा बेटा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा कहते हैं। तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा का डिस्टेंस क्या होगा, ठीक, उसके लिए तो ये फॉर्मूला है। सेंटर से कितना डिस्टेंस, कितना ऊपर बनेगा, अगर यहाँ पे फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा मिल रहा है या सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा मिल रहा है, तो क्या करना है, एन की जगह 2 रख देना है। ठीक, बाकी सब तो पता ही होगा आपको। अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा या सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा कितने एंगल पे मिल रहा है ना, वो थीटा पूछेगा। तो एंगल के लिए एंगुलर स्प्रेड की बात करेगा। देखो एंगल में जो पूछा जाएगा ना, वो एंगुलर स्प्रेड वर्ड यूज करेगा। तो एंगुलर स्प्रेड का मतलब कि वो थीटा की बात कर रहा होगा। तो थीटा कितना हो जाएगा, 2n + 1 × लेमडा बाई 2 है। आया समझ, कोई डाउट तो नहीं है, ग्रेट। तो ये सेंटर से डिस्टेंस के लिए है, और एंगुलर स्प्रेड थीटा के लिए ये फॉर्मूला है। मैक्सिमा के लिए ये हो गया बेटा, मिनिमा के लिए ऊपर वाला हो गया। आया समझ। तो यही था हमारा बेटा डिफ्रैक्शन पैटर्न। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। इसके बाद हम बात करेंगे एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। देखो यहाँ पे ना एक चीज याद रखना आपको कि हम जब फ्रिंजेस का ऑर्डर देखते हैं, तो सिंगल स्लिट में क्या था, सभी फ्रिंजेस इक्वल ब्राइट इक्वल डार्क के साथ थे, और सभी का फ्रिंज विड्थ बराबर था, है ना, जितना फ्रिंज विड्थ डार्क का है उतना फ्रिंज ब्राइट का, फिर डार्क का, फिर ब्राइट का। लेकिन सिंगल स्लिट में ऐसा नहीं है। सिंगल स्लिट में हम ये देखोगे, ये देखो तो पैटर्न दिख रहा है नीचे, देखो ये ब्राइट है, व्हाइट जो दिख रहा है, ये व्हाइट पट्टी दिख रहा है ना, ये पूरा ब्राइट है। सेंट्रल ब्राइट सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा चमकेगा, और सबसे ज्यादा फ्रिंज विड्थ होगा। जैसे आगे जाओगे ये डार्क हुआ, फिर ब्राइट। अब देखो ब्राइटनेस घटता है, देखो ब्राइटनेस की विड्थ ज्यादा है, फिर कम हो गया, और कम हो गया। और डार्कनेस देखो पहले कम था, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है। तो ब्राइट फ्रिंजेस इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी, और डार्क फ्रिंजेस बनते चले जाएंगे। क्लियर है, आया समझ नहीं आया, ग्रेट। तो ये सिंगल स्लिट केस में होता है बेटा, आया समझ। तो अब हम बात करेंगे फर्स्ट एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। देखो एंगुलर विड्थ समझो, ये एक थीटा है, सेंट्रल मैक्सिमा तो ये है ना, तो सेंटर से डिस्टेंस हमने ये माना अभी y, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, सेंटर से डिस्टेंस कितना बेटा, ये y है आपका। क्लियर है। तो एंगुलर विड्थ की बात करेंगे ना, ये एंगुलर विड्थ पूरा हो जाएगा। सेंटर मैक्सिमा तो यहाँ से यहाँ तक है ना, तो एंगुलर विड्थ क्या हो जाएगा, ये थीटा ऊपर है तो थीटा नीचे भी तो हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 2 थीटा हो गया। तो जो एंगुलर विड्थ आएगा उसके फॉर्मूला क्या है, 2 लेमडा बाई ए। बेटा कैसे आया था, ये समझाया गया था, लेंथ ऑफ द आर्क, डिस्टेंस, इस सबसे। अभी आप याद रख लो 2 लेमडा बाई ए होता है। ठीक है, एंगुलर विड्थ की बात करेंगे किसके लिए, सेंट्रल ब्राइट का फ्रिंज विड्थ। और लीनियर विड्थ की बात करेंगे, लीनियर विड्थ का मतलब कि ये पूरा डिस्टेंस, ये होगा ना उसकी चौड़ाई, ये जो विड्थ होगी इसकी चौड़ाई,
तो लीनियर विड्थ की बात करेंगे तो होता है 2 लैम्डा बाई 2d लैम्डा बाई ए। क्लियर बेटा? आगे बढ़े नेक्स्ट। इसके बाद हम आगे बात करेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट। अच्छा इसमें डिफरेंस लिख रखा है बेटा, इंटरफेरेंस और डिफ्लेक्शन में एग्जाम में आता है काफी बार। यहाँ लिखा हुआ है, कुछ पॉइंट्स उठा के लिख देना, ठीक है? जैसे कि दोनों में इंटेंसिटी बराबर नहीं होती है, उसमें कांस्टेंट इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी घटती चली जाती है ना? वहां पे फ्रिंज विड्थ सेम होता है, यहाँ पे सिंगल स्लिट में फ्रिंज विड्थ सेम नहीं होता। बाकी कुछ पॉइंट्स हैं वो आप लिख लेना। नेक्स्ट हमारा है पोलराइजेशन ऑफ वेव, ठीक है ना? पोलराइजेशन ऑफ वेव होता क्या है बेसिकली बेटा, आपको ये पता होना चाहिए जो व्हाइट लाइट होता है ना, जो लाइट होता है हमारा, लाइट कौन सा वेव है बेटा? एक लाइट हमारा है ईएम वेव से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, पता है बेटा? लाइट ईएम वेव से। अब अगर लाइट ईएम वेव से, तो ये बताओ बेटा कि लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड से मिलकर बना होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और साथ में वो मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बना होगा, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, ध्यान समझना आराम से, जहां नहीं है आराम से पूछ लेना, कमेंट में पूछ लेना, क्योंकि मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं बता दूंगा वापस में। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, फिर ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, ये हमारा लाइट है जनरली, ठीक, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन से बना हुआ है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और हमारा वेव्स कहां जाता है बेटा? ईएम वेव्स कहां जाता है? ईएम वेव्स कहां जाता है? लाइट वेव सामने जा रहा है, ठीक, लाइट वेव सामने जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और लाइट वेव सामने जा रहा है। क्लियर है? अब सुनो, तो ये हमारा लाइट, हमारा ईएम वेव है, ठीक। अब जनरली होता क्या है बेटा कि मैं बात करूं अभी आगे सोर्स के बारे में, ठीक है? यहाँ ध्यान से चलो ये बनाते हैं। कोई भी लाइट है बेटा, ठीक है, कोई भी लाइट है, तो उसमें ना एक सोर्स नहीं है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट नहीं कर रहा है, मल्टीपल, जैसे यहाँ लिखा हुआ है द फेनोमेना अकॉर्डिंग टू विच, ठीक है? देखो अनपोलराइज्ड लाइट कहीं लिखा हुआ, अनपोलराइज्ड लाइट, ये देखो इसका डेफिनेशन पढ़ जा, अ ट्रांसवर्स, दो बार लिख देगा, a transverse wave in which vibration are present in all possible directions, ठीक है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जो वाइब्रेट करता है ना, वो एक डायरेक्शन में नहीं कर रहा कि एक ही डायरेक्शन में निकल रहा, नहीं, वो ऐसे भी देखो यहाँ से, जैसे कि समझ लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है ना, वैसे इस डायरेक्शन में भी होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इधर भी होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो रैंडमली ना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रैंडम डायरेक्शन में, तो इसको हम ऐसा ना बना के ऐसे समझो कि ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ना हर डायरेक्शन में है, हर डायरेक्शन में। क्लियर? तो यहाँ से भी निकल रहा है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से भी निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, तो लाइट ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है? अब सुनो, तो इसको ना हम लोगों ने ऐसे कुछ रिप्रेजेंट किया, अनपोलराइज्ड, ये अनपोलराइज्ड है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे बेसिकली बेटा, पोलराइजर यूज करेंगे। पोलराइजर का क्या करते हैं हम लोग, उस अनपोलराइज्ड लाइट को फिल्टर आउट करते हैं, ठीक है? इंटेंसिटी कम करते हैं। अब कैसे करते हैं इसको समझना ध्यान से। तो अभी हमने क्या समझा बेटा, अनपोलराइज्ड लाइट क्या समझ में आया, रैंडम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन में भेजेंगे लाइट को, एक प्रॉपर डायरेक्शन में। अभी क्या है, लाइट रैंडमली ऐसे फैलते हुए जा रहा है, अब मुझे क्या करना है, उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन में भेजना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा बेटा, उस अनपोलराइज्ड लाइट को एक पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करूंगा, इसे हम बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो क्या होता है बेटा, द फेनोमेना अकॉर्डिंग टू विच ऑसिलेटिंग वाइब्रेटिंग वेव्स आर रिस्ट्रिक्टेड इन अ पर्टिकुलर प्लेन, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेज रहे हैं, जैसे कि ये रैंडम डायरेक्शन में चल रहे थे, रैंडम प्लेन पे घूम रहे हैं, लेकिन हमें करना क्या है, हम उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देना चाह रहे हैं, ठीक है? वेव्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देना चाह रहे हैं, ठीक? तो इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, पोलराइजेशन यूज करेंगे। तो पोलराइजर यूज होता है बेटा पोलराइजेशन के लिए, इससे क्या होता है बेटा, लाइट को एक प्रॉपर डायरेक्शन भेजा जाता है। कैसे समझो, देखो ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है? ये अनपोलराइज्ड लाइट है, उसको ना ऐसे ही बना दिया गया है, तो है बेसिकली ये सब अनपोलराइज्ड लाइट। अब अनपोलराइज्ड लाइट को हम क्या करेंगे बेटा, एक पोलराइजर यूज करेंगे ना। पोलराइजर होता है जो अनपोलराइज्ड लाइट को क्या करता है, पोलराइज में कन्वर्ट कर देता है। तो पोलराइजर क्या है, पोलराइजर डिवाइस यूज्ड टू प्रोड्यूस प्लेन पोलराइज्ड लाइट फ्रॉम द अनपोलराइज्ड लाइट पासेस थ्रू इट। तो इसको आप ऐसे समझो कि ठीक है, ये अनपोलराइज्ड लाइट है बेटा, ठीक है? ये ऐसे वेरियस रैंडम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है? ये अनपोलराइज्ड लाइट है। हम करेंगे क्या बेटा, यहाँ पर एक पोलराइजर यूज करेंगे। पोलराइजर अलग अलग तरीके के होते हैं बेटा, ये हमारा पोलराइजर है। तो पोलराइजर अलग तरीके का होता है बेटा, ठीक है? टर्मलाइन क्रिस्टल भी है, देन निकोल प्रिज्म भी होता है, देन पोलराइड्स भी होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पोलराइजर है जिसे आप यूज कर सकते हो लाइट को पोलराइज करने के लिए। अब पता है ये क्या करता है बेसिकली बेटा, ये बेसिकली करेगा क्या कि ये पोलराइजर पता है क्या, इसमें एक प्लेन होता है ना, जैसे कि ये वर्टिकल प्लेन है, मान लेते हैं ये वर्टिकल। तो ये क्या करेगा कि जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो मान लो कि इसमें से टकेसी कास्टल देखते थे जिसमें कोई जीत नहीं पाता था, ठीक है? पोगो में आता था, है ना, जिसमें कि सामने से एक बोर्ड चलता हुआ आ रहा है और उसमें आपको ऐसे ऐसे आड़ा टेढ़ा खड़ा होना पड़ता होगा ताकि आप उसमें से पास हो पाओ, ठीक? सेम केस यहाँ पे बेटा एक्सिस के साथ, लाइट रैंडम इधर भी
इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर भी है, नीचे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट कर रहे हैं। क्लियर? तो हम ना अभी सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पकड़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को नहीं पकड़ते। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ही रोक दूं तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ब्लॉक हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड ब्लॉक हो जाएगा कि भाई ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड ही खत्म तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से प्रोड्यूस होगा बेटा? तो लाइट तो वैसे ही खत्म, जाएगा ही नहीं। तो मैं यही काम करने वाला हूँ कि पोलराइज रखा मैंने, या मैंने एक प्लेन, देखो एक मैंने ऐसे लाइन खींच दिया, अभी समझ लो एग्जांपल के लिए, है ना, ये एक वर्टिकल एक्सिस मैंने बना दिया। अब पता है क्या करेगा ये वर्टिकल एक्सिस? क्या करेगा, जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाइब्रेटिंग वाइब्रेशंस होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, वो सिर्फ जो इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे होंगे सिर्फ उन्हीं को पास करेगा, ठीक? जो इधर उधर वाइब्रेट कर रहे होंगे उनको कैंसिल कर देगा। अब सुनो, इसमें ना दो होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। अब इसको ऐसे समझो कि कोई भी हमारे पास ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लेते हैं, ठीक? उसको हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, जैसे मान लेते हैं ये एक्स ए है थोड़ी देर के लिए, ये वाला क्या हो जाएगा कंपोनेंट? ए कॉस थीटा होगा बेटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इधर वाला कंपोनेंट ए साइन थीटा। क्लियर? तो अगर कोई जो हमारा लाइट है ना, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सामने है, वो तो सीधे सीधा पास हो जाएगा, वो सीधा सीधा भाई देखो ना, ये लाइन सीधी है मान लेते हैं, सीधी लाइन है ना, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अगर ऐसे वाइब्रेट कर रहा है तो सीधा ही उसी से पास होता चला जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसे जा रहा है, देखो ऐसे जा रहा है, वो तो पूरा ब्लॉक हो जाएगा, वो जाने नहीं देगा। लेकिन कोई अगर ऐसे जा रहा है ना, ऐसे 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 जा रहा है ऑब्लिकली, तो पता क्या होगा, उस ऑब्लिकली जब जा रहा होगा ना, उसके दो कंपोनेंट्स आप तोड़ सकते हो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। समझ में आ रहा है? तो ये जो ऐसे जा रहा है ना, तो ये क्या करेगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए कॉस और एक ए साइन, तो किसको अलाउ करेगा? जो उसके परपेंडिकुलर हो, मतलब उसके उससे पास हो जाए। तो इसका कौन सा कंपोनेंट पास हो सकता है बेटा? ए कॉस थीटा, क्योंकि ए कॉस थीटा तो सामने है ना, ऐसे ऐसे पास हो जाएगा, इसमें से ए कॉस ए साइन क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। क्लियर? तो बेसिकली हो क्या रहा है कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ब्लॉक कर दे रहे हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ब्लॉक कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ब्लॉक करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा ही नहीं, मतलब ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा तो ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, इसका मतलब कि लाइट पास होगा नहीं। तो वो लाइट किससे पास होगा? सिर्फ और सिर्फ वो हॉरिजॉन्टल, मतलब ऐसे वर्टिकल में पास होगा। आ रहा, समझ नहीं आ रहा? तो ये वर्टिकल हो गया। तो वर्टिकल लाइट्स पास हो रहे हैं, वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, ठीक है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे और क्या होगा बेटा? आपको लाइट मिलेगा। अब आप ये चीज ऑब्जर्व करते हैं बेटा, जो भी हम इंटेंसिटी यहाँ पास करते हैं ना, बेसिकली वो इंटेंसिटी पोलराइजर लगा के, है ना, पोलराइड्स, ठीक है, तो पोलराइड्स लगाते हैं, मतलब पोलराइजर लगाते हैं, वो इंटेंसिटी क्या करता है? वो हाफ कर देता है बेटा। आई नॉट होता है ना, वो I/2 हो जाता है। क्लियर है? या सॉरी, इसको आई नॉट बोलते हैं, मैक्सिमम इंटेंसिटी जा रहा है यहाँ से। तो जो इंटेंसिटी में बाद में मिलेगा वो क्या होता है बेटा? जो भी इंटेंसिटी मिलता है ना, वो उसका हाफ कर देता है, हमेशा क्या करता है? उसका आधा कर देता है। ठीक है, प्रैक्टिकल देखा गया लॉ ऑफ मेलस से। ये पोलराइजर है। इस पोलराइजर के बाद ना एक और पोलराइजर लगाएंगे, इसको हम एनालाइजर भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? एनालाइजर भी कहते हैं। तो एक पोलराइजर और लगा देंगे बेटा सामने, ठीक, वैसे ही जैसे ये लगा हुआ है, डिक्टो वैसे लगा हुआ है। ठीक है, ये एक और पोलराइजर मैंने यहाँ लगा दिया समझाने के लिए आपको, बस एक और पोलराइजर लगा दिया, सेम वर्टिकल, है ना, एक्सिस पे। तो क्या होगा, आप यहाँ से ऑब्जर्व करोगे तो क्या दिखेगा आपको? यहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है, क्या होगा? ये लाइट तो सीधे जा रही है ना, ये आराम से फिल्टर आउट करके पास होने देगा और आपको क्लियर इमेज दिखेगा, मतलब क्लियर लाइट दिखेगा। ठीक, जो हेलमेट्स वगैरह हम पहनते हैं, जो हेलमेट्स में वाइजर होता है, वो भी क्या होता है बेटा? पोलरॉइड्स ही होता है। क्यों? क्योंकि भाई जब सामने से कोई हेडलाइट गिरता है ना उस पे सामने, तो आपका चेहरा चमकता है, रात में जो आंखें चमकने लग जाती है ना, आंखें दिखती नहीं है अच्छे से क्लियर। क्यों? क्योंकि भाई लाइट्स वेरियस रैंडम डायरेक्शन से आ रहा है। तो हम लोग जब वाइजर लगाते हैं ना, पता है क्या होता है? बेसिकली वो फिल्टर कर देता है, वो लाइट की इंटेंसिटी को कम कर देता है। पहली बात तो अंदर लाइट ही कम आएगी और एक प्रॉपर डायरेक्शन में आएगी, तो हमें चीजें सामने अच्छे से दिख पाती हैं। ठीक है बेटा, आगे बात करूं, आप आगे सुनो। ठीक, अगर मैं इस एनालाइजर को, इसको तो पोलराइजर कहते हैं, इसको एनालाइजर कहते हैं, एनालाइजर है। अब इस एनालाइजर को ना ऐसे रखा है, तो ये एनालाइजर से तो पास हो रहा है, लेकिन आप पता क्या करो, इस एनालाइजर को अगर घुमाओगे, ऐसे घुमाओ घुमाओ घुमाओ, ऐसे घुमाओगे ना, तो आप क्या देखो पता है? एनालाइजर को जब घुमाते हो, आप घुमाते हो एनालाइजर को, तो ये लाइट फिर से क्या होगा, इस अगर मैंने इस लाइन को ऐसे घुमा दिया, तो इसके ये ऐसे, ये देखो ये ऐसे जा रहा है और एनालाइजर से घूम गया है, तो इसके दो कंपोनेंट हो गए ना, इसके भी दो कंपोनेंट हो गए, एक कॉस और एक साइन। तो कॉस को अलाउ करेगा, साइन को ब्लॉक कर देगा। लेकिन जब आप इस पोलराइजर को, एनालाइजर को घुमा घुमा के ऐसे कर दोगे, अब लाइट ऐसे जा रहा है, ठीक, तो वो पूरी तरीके से क्या कर देगा? उसको ब्लॉक कर देगा, और फर्दर आप सामने देखोगे कि आपको कोई लाइट मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इस एनालाइजर को ऐसे घुमा दूं ना, ऐसे घुमा दूं, तो क्या देखोगे आप? पूरा लाइट बंद हो जाएगा, बिल्कुल भी उधर से दिखेगा नहीं कुछ। आ रहा समझ? तो ये हमारा होता है बेटा क्या? पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग लाइट की इंटेंसिटी को कम कर देते हैं, ठीक, अपने यूज के अकॉर्डिंग। अब आगे बात करेंगे। तो ये कुछ डिफरेंट पोलराइज हैं जो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये अनपोलराइज लाइट है, देखो बेटा, ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है। ठीक, तो ये अनपोलराइज, देखो डॉट लगा हुआ है तो ये अनपोलराइज है।
तो ये डॉट हट गया, देखो यहाँ से डॉट हट गया ना, तो ये पोलराइज लाइट हो गया। तो अगर ऐसे लाइन में डॉट लगा हुआ ना, वो अनपोलराइज होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी यहाँ दिखाया था, यहाँ डॉट लगा हुआ ना तो ये अनपोलराइज है। अगर सिर्फ ऐसा बना होता तो क्या होता बेटा, वो पोलराइज लाइट होता है। तो वो अनपोलराइज लाइट हमने जब क्या लगाया यहाँ पर, पोलराइजर लगाया, तो क्या हो गया बेटा, वो फिल्टर होके पास हुआ है। आया समझ? तो जो हमें लाइट की इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है बेटा, आई नॉट कॉस स्क्वायर फाई, जो कि हमारा लॉ ऑफ मेलस भी होता है, ठीक है। और हम ये चीज ऑब्जर्व करेंगे, जो फाइनल जो इंटेंसिटी होता है ना बेटा, इंप्लाइज वो इनिशियल इंटेंसिटी के हाफ हो जाता है, एंड इसको प्रूफ किया गया है बकायदा। क्लियर? तो ये था बेटा हमारा पोलराइजेशन, और ये था हमारा वेव ऑप्टिक्स का चैप्टर, जो कि अभी खत्म हुआ। ठीक, और लंबा इसको खींचेंगे नहीं। अब अगली क्लास में हम लोग करने वाले न्यूमेरिकल्स, हो सके तो आज रात को लाइव हो जाए बेटा, तो न्यूमेरिकल्स कर लेंगे इसके। तो इस तरीके से आपका ये प्रिपरेशन हो गया बोर्ड्स का, अच्छी तरीके से हुआ है। अब क्वेश्चंस करने के बाद कंप्लीट मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप लोग अच्छे स्कोर कर लोगे चैप्टर में, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।